हेलो स्टूडेंट्स, आज मैंने केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आप इसमें पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। आप पीरियोडिक टेबल में क्या देखते हैं? आप लगभग 118 एलिमेंट्स के नाम देखते हैं और इन एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया है और एक टेबल तैयार की गई है जिसको हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और ये टेबल इन एलिमेंट्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देख के उनके बीच की सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ को देखते हुए तैयार की गई है। इससे क्या होता है, हमें हर एक एलिमेंट्स की स्टडी करना आसान हो जाता है। पर आज जो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं वो इतनी आसानी से नहीं आया था। इसके पीछे कई साइंटिस्ट की सालों की मेहनत लगी हुई थी। समय समय पे कई साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थियरी दी और उन्होंने बताया कि अगर हम इस बेसिस पे इन एलिमेंट्स को अरेंज करें तो हम इनकी स्टडी कर सकते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आसानी से समझ सकते हैं। बट उनकी थियरी में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स निकलते चले गए, जिस वजह से बाकी साइंटिस्ट ने इनके थियरी को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अंत में कुछ साल बाद लगभग 1871 में एक प्रोफेसर, रशियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्रोफेसर दिमित्री इवानोविच मेंडेलीव। उन्होंने एक टेबल तैयार की। उन्होंने कई एलिमेंट्स की स्टडी की। एक्चुअली उस समय लगभग 60 एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके थे। तो उन्होंने उन सभी एलिमेंट्स की स्टडी की और पाया कि उनके सभी एलिमेंट्स के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ का रिलेशन उनके एटॉमिक वेट से है। आज हम एटॉमिक वेट को एटॉमिक मास कहते हैं, बट उस टाइम एटॉमिक वेट कहा जाता था। तो उन्होंने कहा कि किसी भी एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी उस एलिमेंट की एटॉमिक वेट होती है। फिर उन्होंने उन सभी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। फिर उन्होंने देखा जब लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो उन सभी एलिमेंट्स में कुछ ना कुछ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस देखने को मिलती है। बट कुछ टाइम इंटरवल बाद क्या होता है कि वही प्रॉपर्टी फिर से रिपीट होती है उन सभी एलिमेंट्स में, जिसको उन्होंने पीरियोडिसिटी का नाम दिया और इसको पीरियोडिक लॉ कहा, जिसके बेसिस पे उन्होंने एक टेबल तैयार की और जिसे उन्होंने पीरियोडिक टेबल कहा। ठीक, तो मेंडेलीव के अकॉर्डिंग किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उस एलिमेंट की एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास की पीरियोडिक फंक्शन होती है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास। तो मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल उस समय डिस्कवर्ड जितने भी एलिमेंट्स थे उन सभी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके एक तैयार किया था। ठीक, उनके पीरियोडिक टेबल में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? उनके पीरियोडिक टेबल में आपको 8 वर्टिकल कॉलम्स देखने को मिलेंगे जिसको उन्होंने ग्रुप्स का नाम दिया, और 12 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स देखने को मिलेंगे जिसको उन्होंने सीरीज बताया। ठीक, और आप ये भी देखेंगे जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि इन सीरीज में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो उन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में थोड़ी बहुत चेंजेस देखने को मिलती है और एक टाइम इंटरवल के बाद वही प्रॉपर्टी फिर से उन एलिमेंट्स में रिपीट होती है, जिनको उन्होंने पीरियोडिसिटी का नाम दिया। ठीक, और एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो वो जितने भी एलिमेंट्स उस ग्रुप में पाए जाते हैं उन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है। कहीं कहीं मेंडेलीव की स्पेलिंग आपको MENDELEEV लिखी हुई मिलेगी, पर कुछ पुरानी बुक्स में आपको मेंडेलीव की स्पेलिंग MENDELEEF लिखी हुई मिलेगी, पर आपको वही पढ़ना है जो आपकी बुक में है। तो मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल से क्या फ़ायदा मिला? बाकी के साइंटिस्ट ने भी इनके पीरियोडिक टेबल की स्टडी की और पाया कि किसी भी एलिमेंट की स्टडी करने के लिए इनका पीरियोडिक टेबल काफ़ी हेल्पफुल था। जैसे कि एक ही ग्रुप में पाए जाने वाले सभी एलिमेंट्स की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। उनके पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग एक ही ग्रुप में पाए जाने वाले सभी एलिमेंट्स एक सेम ही प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो अगर आपने उस ग्रुप की स्टडी कर ली तो उसके भीतर पाए जाने वाले सभी एलिमेंट्स की आपने स्टडी कर ली, यानी कि सभी एलिमेंट्स वही प्रॉपर्टी शो करेंगे। या आप उस ग्रुप के किसी भी एलिमेंट, किसी भी ग्रुप के किसी भी एलिमेंट की अगर स्टडी करते हैं तो बाकी के जो एलिमेंट्स भी उस ग्रुप में जो पाए जाते हैं उनकी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो भी वही प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो इस तरह से काफ़ी हेल्पफुल था किसी भी एलिमेंट की स्टडी करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि मेंडेलीव ने जब ये पीरियोडिक टेबल तैयार किया
तो उन्होंने कई बीच बीच में स्पेस छोड़ दी, क्योंकि उस वक्त केवल 60 एलिमेंट्स ही, लगभग 60 एलिमेंट्स ही डिस्कवर किए जा चुके थे। लेकिन ये पता था कि बाकी भी एलिमेंट्स डिस्कवर किए जाएंगे, तो उनके लिए मेंडलीफ ने कुछ स्पेस बीच बीच में छोड़ रखा था। और उन्होंने ये भी बताया था कि जो भी एलिमेंट डिस्कवर होगा, जो भी एलिमेंट इस बीच आएगा, उसका एटॉमिक वेट इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में ही होगा, और लगभग वैसा ही पाया भी गया। तो इसमें कुछ ना ज़्यादा सोचते हुए उस एलिमेंट को उनके बीच में जगह दे दी गई। तो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल कुछ मामले में तो बहुत सही था, मतलब एलिमेंट्स की स्टडी करने में काफ़ी आसानी होने लगी, बट कुछ इसमें ड्रॉबैक्स भी थे। इसमें सबसे पहला ड्रॉबैक ये था कि प्लेसिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन वन ग्रुप। एक ही ग्रुप में कुछ ऐसे एलिमेंट्स उन्होंने डाल रखे थे जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट थी। जैसे कि एग्जाम्पल है एल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम के साथ साथ उन्होंने कॉर्निश मेटल्स को डाल रखा था, जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। एक ही ग्रुप में उन्होंने दोनों को डाल रखा था, जबकि दोनों की प्रॉपर्टीज ही अलग अलग है। और इसी तरीके से एक और उनकी मिस्टेक ये थी कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, बट उनको उन्होंने अलग अलग ग्रुप में डाल रखा था, जैसे कि प्लैटिनम और यहाँ पे गोल्ड। प्लैटिनम और गोल्ड इन दोनों की प्रॉपर्टीज लगभग सेम है, बट उन्होंने दो अलग अलग ग्रुप में डाल रखा था। इसी तरह से कॉपर, मरकरी, बेरियम, लेड एटसेट्रा। ठीक। तीसरा ड्रॉबैक ये था कि कहीं कहीं इन्होंने कुछ मतलब हैवी मेटल्स को लाइटर मेटल्स के पहले ही रख लिया था, जैसे कि कोबाल्ट बिफोर निकल, कोबाल्ट को निकल से पहले रखा हुआ था, और टेल्यूरियम को उन्होंने आयोडीन के पहले रख लिया था। तो इन दोनों की, जबकि इन कोबाल्ट और टेल्यूरियम दोनों के एटॉमिक वेट इनसे ज़्यादा थी, और इनको बाद में रखना चाहिए था, बट पहले रखा हुआ था। ये सब प्रॉब्लम्स इस वजह से थे क्योंकि उन्होंने एटॉमिक वेट को कंसिडर किया था अपने पीरियोडिक टेबल में। चौथा ड्रॉबैक ये था कि इन्होंने आइसोटोप्स और आइसोबार्स का जिक्र ही नहीं किया अपने पीरियोडिक टेबल में। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एक ही एलिमेंट के कई फॉर्म होते हैं जो कि नेचर में पाए जाते हैं। इनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, बट एटॉमिक वेट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। और चूंकि मेंडलीफ ने अपना टेबल एटॉमिक वेट के बेसिस पे तैयार किया था, तो उन्होंने इनके प्लेसमेंट के बारे में तो बताया ही नहीं कि इन्हें कहाँ जगह दी जाए पीरियोडिक टेबल में, इसलिए ये भी एक ड्रॉबैक था। फिफ्थ ड्रॉबैक ये था कि उन्होंने कुछ एलिमेंट्स जो कि 8 ग्रुप में आते थे, उन सभी एलिमेंट्स को उन्होंने 3 कॉलम में रख के छोड़ दिया। इन सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट डिफरेंट डिफरेंट थे, चूँकि इनको अलग अलग मतलब ग्रुप में डिवाइड करना चाहिए था, बट उन्होंने एक ही ग्रुप में 8 ग्रुप में इन सभी एलिमेंट्स को छोड़ दिया, क्योंकि इन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी इसलिए। तो ये भी एक ड्रॉबैक था। तो इन सभी ड्रॉबैक्स के कारण मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल पूरी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं रहा। साइंटिस्ट का कहना था कि अभी इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, तो उसके बाद सभी साइंटिस्ट इसी काम में लग गए। कई साल बीतते बीतते 1913 में मूजले ने उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके थे, उन सभी एलिमेंट्स की उन्होंने स्टडी की। उन्होंने उन सभी एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का रिलेशन उन सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर से पाया। उन्होंने कहा कि किसी भी एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी उस एलिमेंट के एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट ना होके एटॉमिक नंबर होता है। ठीक, और इसी आधार पर उन्होंने जैसे मेंडलीफ की तरह सभी एलिमेंट्स को उन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया, और सेम उन्होंने वही पीरियोडिक टेबल तैयार किया। अब ये पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ मॉडर्न और मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल कहलाने लगा। तो मूजले के अकॉर्डिंग किसी भी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर की पीरियोडिक फंक्शन होती है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। यहाँ पे चेंज बस इतना आया, जैसे मेंडलीफ ने यहाँ पे एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास बताया था, मूजले ने एटॉमिक नंबर्स बताया। ठीक, तो मेंडलीफ मॉडर्न और मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल में आपको क्या देखने को मिलता है?
इसमें आपको 7 हॉरिजॉन्टल रोज देखने को मिलते हैं जिसे पीरियड्स का नाम दिया गया, और 9 वर्टिकल कॉलम्स देखने को मिलते हैं जिन्हें ग्रुप्स का नाम दिया गया। और ये ग्रुप्स आपको रोमन नंबर में 1 to 8 देखने को मिलेगा, और साथ में एक 0 ग्रुप भी देखने को मिलेगा। ये 0 ग्रुप इनर्ट गैसेस के लिए है, यानी कि यहाँ पे एक नया ग्रुप तैयार किया गया इनर्ट गैसेस के लिए जिसे 0 ग्रुप कहा गया, और ग्रुप को फर्दर सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया A और B में, ठीक। और पीरियड्स 4th, 5th और 6th में हर एक पीरियड को 2 सीरीज में डिवाइड किया गया, मतलब फर्दर उसको डिवाइड किया गया। इन तीनों को फर्दर डिवाइड करके ऑर्डर इवन सीरीज के नाम से इसको बताया गया, ठीक। और एक नई चीज आई, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज। यहाँ पे लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज भी तैयार की गई, जो कि आपको टेबल में सबसे नीचे बॉटम में देखने को मिलेगा। इसमें लगभग 14 एलिमेंट्स है, जिसको टेबल के भीतर न रख के उसको टेबल के नीचे रखा गया है, ठीक। एक बार आप मेंडलीव्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के देख लीजिए। एक तरफ ग्रुप्स आपको नजर आ रहे हैं ऊपर, जो कि रोमन नंबर्स में लिखे गए हैं, और सभी ग्रुप को ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। और आप देखिए इसके भीतर कई एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स को ए सब ग्रुप में रखा गया है, कुछ एलिमेंट्स को बी सब ग्रुप में रखा गया है। और साइड में जो पीरियड्स आप देख रहे हैं 4th, 5th, 6th, इन 3 पीरियड्स को 2 फिर से सीरीज में डिवाइड किया गया है। जब आप देखेंगे 4th, 5th, 6th, 7th, 8, 9, 10, मतलब का आपको टोटल आप देखेंगे कि 10 सीरीज तैयार की गई है। ऑड और इवन सीरीज बीच में है। 4th, 5th, 6th में आपको ऑड और इवन सीरीज मिलेगी। 4th, 5th, 6th, 7th, 8, 9। तो मेंडलीव्स मॉडर्न और मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल पहले से कुछ बेटर रहा, क्योंकि जैसे कि मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स की कोई जगह फिक्स नहीं की थी, यानी कि उनको कोई प्लेसमेंट नहीं दी थी, लेकिन यहाँ पे आइसोटोप्स को भी जगह मिल सकी, क्योंकि ये जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक वेट को फॉलो न करते हुए एटॉमिक नंबर को फॉलो करता था, इसलिए यहाँ पे आइसोटोप्स को भी जगह मिली। और दूसरा बेनिफिट ये रहा कि मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ हैवियर एलिमेंट्स थे, उनको लाइटर एलिमेंट्स के पहले रख दिया था, जो कि एक ड्रॉबैक था। लेकिन ये ड्रॉबैक यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। और तीसरा ये था कि एक नई चीज़ सामने आई, वो है 0 ग्रुप। 0 ग्रुप में सभी इनर्ट गैसेस को प्लेसमेंट दी हुई थी, जो कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में नहीं मिलती है। तो इसी तरीके से कई मामले में ये जो पीरियोडिक टेबल था पहले पीरियोडिक टेबल से ज़्यादा बेटर साबित हुआ। मेंडलीव्स मॉडर्न और मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल से बेटर पाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी पाए गए, जिस वजह से इस पीरियोडिक टेबल को भी पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया गया। जैसे कि सबसे पहला ड्रॉबैक था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन इस टेबल में आपको एल्कली मेटल के साथ मिलेगी, बट हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो एल्कली की तरह बिहेव तो करता है, साथ में यह हैलोजन की तरह भी बिहेव करता है, यानी कि हाइड्रोजन की पोजीशन किसी को समझ में नहीं आई, अनसर्टेन पोजीशन समझा गया। दूसरा, प्लेसिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन वन ग्रुप। जैसा कि आप मेंडलीव के केस में देख रहे थे, उनके पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करने के बावजूद भी एक ही ग्रुप में रखे गए थे, सेम वही एलिमेंट्स यहाँ पे भी थे, यानी इसके बारे में कुछ नहीं किया गया। इसी तरीके से जो एलिमेंट्स सिमिलर प्रॉपर्टीज होने के बावजूद भी, जिनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज थी बट उनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया था, वही एलिमेंट्स इसमें भी वैसे ही रखे गए। तो ये दोनों ड्रॉबैक्स थे जो कि पहले की तरह इसमें भी रह गए। पोजीशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग अलग नहीं रखा गया, जैसे कि एल्कली, हैलोजन, इनर्ट गैसेस अलग अलग यहाँ पे किए गए, सब अलग अलग एलिमेंट्स रखे गए, बट इन दोनों को अलग नहीं किया गया। जबकि पीरियोडिक टेबल का मतलब यही है कि हम अपनी स्टडी और आसान कर सकें, कुछ ऐसा होना चाहिए कि हम अपने एलिमेंट्स की स्टडी और आसानी तरीके से कर सकें। टू कीप 8th ग्रुप इन 3 कॉलम्स, जैसा कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में था कि
एथ ग्रुप को 3 कॉलम्स के साथ छोड़ दिया और यहाँ पे वही किया गया। इसकी वजह ये थी कि 8th ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स थे वो सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, बट इनका एटॉमिक वेट उसमें डिफरेंट था। ऐसे इसमें भी इन सेम प्रॉपर्टी शो करने के कारण इसमें इनको 8th ग्रुप में एज इट इज़ छोड़ दिया गया। तो ये सब ड्रॉबैक्स थे जिस वजह से ये भी ज़्यादा लंबा चल नहीं सका। यानी कि फिर से साइंटिस्ट का ये कहना था कि इसमें अभी सुधार बाकी है। तो वीडियो में जो भी आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं उसे प्लीज़ एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर पीछे की चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी तो आगे कैसे समझ में आएंगी। इसलिए प्लीज़ अगर जो नहीं समझ में आ रहे, मैं तो आगे बढ़ती जा रही हूँ, बट अगर आपको जो चीज़ें नहीं पीछे की समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ उसको रिवाइंड करके फिर से आप देख लीजिएगा, तब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको चीज़ें समझ में आएंगी ना। एटॉमिक वेट देख लिया, एटॉमिक नंबर्स देख लिया। एटॉमिक नंबर्स किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाए जाने वाले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। यानी जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी पाए जाएंगे उस एटम में। ठीक, तो अब सोचा गया कि चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी देख लेते हैं। तो सभी साइंटिस्ट ने सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना चालू किया और उन सभी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिलेशन उन एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बीच में पाया। उन्होंने ये देखा कि जिन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम थे उन सभी एलिमेंट्स के बीच में की प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटीज़ पाई गई। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे हम ये पता लगाते हैं कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। आपको ये पता है कि एटम के बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी ऑर्बिट में मूव करते हैं और हर एक ऑर्बिट की अपनी कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने की। अगर इलेक्ट्रॉन्स जितने इलेक्ट्रॉन्स वो होल्ड कर सकता है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हुए तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? उसके नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएगा और फिर उस ऑर्बिट में मूव करने लगेगा। तो इसी तरीके से नेक्स्ट ऑर्बिट की भी अपनी एक कैपेसिटी होगी जितने वो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो नेक्स्ट ऑर्बिट में जाएगा। इसी तरीके से एक एक करके नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते जाते हैं। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी बढ़ते जाते हैं और इन्हीं ऑर्बिट्स को हम शेल के नाम से जानते हैं। KLMN ये सभी शेल्स के नाम है, मतलब KLMN के नाम से हम शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट ऑर्बिट में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं और यही इलेक्ट्रॉन्स किसी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार यही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आधार बनाते हुए फिर से एक बार टेबल तैयार की गई। सभी एलिमेंट्स को उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर रखा गया, अरेंज किया गया। ये पाया गया कि एक ही ग्रुप में अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते जाएंगे तो सबके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम देखेंगे, सेम पाएंगे। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम ही रहेंगे और वो सेम प्रॉपर्टी भी शो करेंगे। ठीक, तो एक बार फिर से डेफिनेशन चेंज होती है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे ना एटॉमिक वेट ना एटॉमिक नंबर, अब आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रैंक, वार्नर और ब्यूर ने फिर से मिलकर एक पीरियोडिक टेबल तैयार की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे। उन्होंने कहा कि एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे होना चाहिए, ना कि एटॉमिक वेट पे और ना कि एटॉमिक नंबर पे। ठीक, लॉन्ग एंड एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमें क्या देखने को मिलता है? पीरियोडिक टेबल में आपको 7 हॉरिजॉन्टल रोज देखने को मिलेंगे जिसे पीरियड्स का नाम दिया गया, और 18 वर्टिकल कॉलम्स देखने को मिलेंगे जिसे ग्रुप्स कहा जाता है। ठीक, ग्रुप्स में देखेंगे फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी और 8th के बाद फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए। ये सभी ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि रोमन नंबर्स में दिए गए हैं और साथ में सब ग्रुप्स भी बताते हैं। तो आपको टोटल 18 ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं। पीरियड्स में देखिए आपको 1 से लेकर 7 तक पीरियड्स देखने को मिलते हैं।
अब चलिए देख लेते हैं हर पीरियड्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने कितने हैं। फर्स्ट पीरियड में 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सेकेंड पीरियड में आपको 8 एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे और थर्ड में भी आपको 8 एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, फोर्थ में आपको 18 एलिमेंट्स मिलेंगे, फिफ्थ में आपको 18 एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, सिक्स्थ में 32 और सेवन्थ में 32 देखने को मिलेंगे। सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड्स में कुछ एलिमेंट्स 14 एलिमेंट्स जो होंगे वो आपको अलग से देखने को मिलेंगे, जो कि टेबल के नीचे प्लेस किए गए हैं लेंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज। लेंथेनाइट सीरीज में आपको 58 से लेके 71 एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स मिलेंगे, वहीं एक्टिनाइट सीरीज में आपको 90 से लेके 103 एटॉमिक नंबर्स के एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। ठीक, इस टेबल में किसी भी पीरियड की स्टार्टिंग एक एल्कली मेटल के साथ होती है और एंडिंग एक इनर्ट गैस के साथ होती है। नंबर ऑफ पीरियड्स हमेशा नंबर ऑफ ऑर्बिट्स को बताते हैं, यानी कि उस पीरियड में पाए जाने वाले सभी एलिमेंट्स में कितने ऑर्बिट्स प्रेजेंट होंगे। सेकेंड पीरियड के भीतर जितने भी एलिमेंट्स पाए जाएंगे उसमें 2 ऑर्बिट ही होंगे। अगर हम थर्ड पीरियड की बात करते हैं तो उस पीरियड में पाए जाने वाले सभी एलिमेंट्स में उतने ही ऑर्बिट पाए जाएंगे, यानी कि 3 ऑर्बिट्स ही पाए जाएंगे। इस टेबल में फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल बताता है, सेकेंड ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को बताते हैं और बाकी नॉन मेटल्स को बताते हैं। ठीक, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पोजीशन बीच में रखी गई है, जो कि थर्ड ग्रुप से लेकर 12 ग्रुप तक है। देखिए इस टेबल को कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड भी किया गया है, जैसे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स देखिए 2 ग्रुप्स जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स में है, जो कि लेफ्ट साइड है, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो कि राइट साइड में है, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स एस ब्लॉक और पी ब्लॉक्स के बीच में रखे गए हैं, और वहीं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स नीचे बॉटम में, जिसमें लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज आते हैं। ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक्स है क्या? ये एस, पी, डी, एफ जो हैं ये सब शेल्स हैं। मैंने आपको शेल्स के बारे में बताया था, के, एल, एम, एन शेल हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। ठीक, लेकिन इन सभी शेल्स को फर्दर डिवाइड किया गया है सब शेल्स में। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होंगे? वो सभी इलेक्ट्रॉन्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब शेल में होगा वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएगा। इसी तरह से पी ब्लॉक एलिमेंट्स होगा, यानी कि वो सभी एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में होगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाएगा। इसी तरह से डी, इस तरह से एफ। ठीक, अब इस पीरियोडिक टेबल का फायदा क्या है? इस पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग रखा गया है, जो कि अब तक नहीं हुआ था। और दूसरा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की भी पोजीशन इसमें बीचों बीच रखी गई है, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में वो सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं जिनकी पोजीशन बीचों बीच है। ठीक, इसमें ड्रॉबैक भी है। पहला ड्रॉबैक ये है कि हाइड्रोजन की पोजीशन अभी भी फिक्स नहीं है। हाइड्रोजन को एल्किल मेटल के साथ भी रखा जा रहा है, साथ में हैलोजन के साथ भी रखा जा रहा है, क्योंकि ये दोनों तरह की प्रॉपर्टी शो करता है। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि लेंथेनाइट, एक्टिनाइट की भी पोजीशन इसमें नीचे है, यानी कि टेबल के नीचे उन दोनों को प्लेस किया गया है। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स के पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं पीरियोडिसिटी होती क्या है। जब भी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते जाते हैं, फिर लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं, तो देखते हैं उन सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में थोड़ी थोड़ी चेंजेस देखने को मिलती हैं। बट एक टाइम इंटरवल के बाद वही प्रॉपर्टीज फिर से रिपीट होती है उन एलिमेंट्स में, जिसे हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। तो अब हम एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है एटॉमिक साइज। जब भी हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक साइज में ग्रेजुअल चेंजेस देखने को मिलती है। ये आगे चल के घटती हुई नजर आती है। आप इधर से इधर जाएंगे तो आपको ऑर्बिट सेम नजर आएंगे, सेम ही मिलेंगे, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा। ऑर्बिट सेम है बट उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा। इससे क्या रिजल्ट निकलेगा कि
एटॉमिक साइज, आप लेफ्ट से जब राइट की ओर बढ़ेंगे तो एलिमेंट्स के साइज में आपको चेंज देखने को मिलेगा, जो कि लेफ्ट से राइट की तरफ घटता हुआ नजर आएगा। इसी तरीके से अगर आप ग्रुप की बात करेंगे तो ऊपर से नीचे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ रहे हैं बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, यानी कि ऊपर से नीचे बढ़ने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। यानी अब ग्रुप 1 की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, ठीक। लेकिन ऑर्बिट्स यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर से नीचे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे साइज क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाने पे एटॉमिक साइज बढ़ेगा, ठीक। देखिए पहले केस में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज घटता हुआ नजर आएगा, ठीक। सबसे कम होगा ऑर्गन का, ठीक। सोडियम से हम ऑर्गन की तरफ बढ़ रहे हैं तो आपको एटॉमिक साइज घटता हुआ दिखाई देगा, ऑर्गन में सबसे कम एटॉमिक साइज मिलेगा। और जब आप टॉप से बॉटम की तरफ बढ़ेंगे तो लिथियम से रुबिडियम, इसके आगे भी अगर आप बढ़ते जाएंगे तो आपको एटॉमिक साइज बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब हम वैलेंसी चेक करेंगे, ठीक। किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अगेंस्ट चेक की जाती है। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो पहले 4 एलिमेंट्स तक वैलेंसी बढ़ेगी, उसके बाद धीमे धीमे घटती हुई नजर आएगी। इसी तरीके से अगर हम ऑक्सीजन के अगेंस्ट चेक करते हैं तो ये लगातार वैलेंसी बढ़ती हुई नजर आती है। और किसी भी ग्रुप में यानी ऊपर से नीचे जाने पर वैलेंसी हमें सेम नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है लास्ट ऑर्बिट में, है ना। ऊपर से नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन्स सेम ही रहेंगे तो वो सेम वैलेंसी भी शो करेंगे और सेम केमिकल रिएक्शन भी देंगे। यानी कि सभी के सभी जो एलिमेंट्स ग्रुप में पाए जाएंगे वो सिमिलर केमिकल रिएक्शंस देंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैटायन बनाने की टेंडेंसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। वहीं किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एनायन बनाने की टेंडेंसी को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, ठीक। जैसे कि सोडियम में टेंडेंसी होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, और जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो इस पर एक प्लस चार्ज आ जाता है और ये इसकी टेंडेंसी को कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, ठीक। इसी तरह से क्लोरीन की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या होता है, इस पे चार्ज आता है माइनस। अब ये कहलाता है कैटायन और ये कहलाता है एनायन, ठीक। जब किसी भी पीरियड में हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो सभी एलिमेंट्स में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर धीमे धीमे घटता हुआ देखते हैं। यहाँ पे सोडियम से अगर हम ऑर्गन की तरफ बढ़ेंगे तो इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर घटता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मैंने बताया था जब किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे एलिमेंट्स में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स तो सेम रहते हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स बढ़ते जाते हैं, मतलब उसी ऑर्बिट में एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स और बीच में जो प्रोटॉन्स पाए जाते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन भी बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी घटती जाएगी। वहीं इसके अपोजिट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कैरेक्टर बढ़ता जाएगा जब हम सोडियम से आर्गन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे क्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाएगा और यहाँ पे सोडियम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाएगा। अब हम ग्रुप की बात करें, जब वो ग्रुप में हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे, यानी कि लिथियम से हम फ्रांसिन की तरफ मूव करेंगे, तो क्या देखेंगे कि इनके बीच में इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक। जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। और मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ही शो करते हैं, वहीं नॉन मेटल्स में हैलोजन्स जो होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर शो करते हैं। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, जब भी कोई एलिमेंट केमिकल रिएक्शन के समय इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस एलिमेंट को हम मेटल कहते हैं। इसी तरीके से जब भी एलिमेंट किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उस एलिमेंट को हम नॉन मेटल कहेंगे, ठीक। अभी हमने पढ़ा था कि जब भी हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं
तो उन एलिमेंट्स में आगे चलने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कम होती हुई मिलती है, यानी कि उनमें मेटेलिक प्रॉपर्टी आगे चलने पे घटती हुई दिखाई देती है। इसी तरीके से जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो उन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ता हुआ नजर आता है, यानी कि उन एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ती हुई नजर आती है, यानी उनमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता हुआ नजर आता है। ठीक, वैसे ही अगर हम ग्रुप की बात करें तो ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो उन एलिमेंट्स में मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती हुई नजर आती है। किसी भी ग्रुप को ले ले जिसका पहला एलिमेंट नॉन मेटल है, बट आप नीचे जब जैसे जैसे जाते जाएंगे लास्ट में आपको मेटल मिलता है। ठीक, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हमें ज़रूरत पड़ती है वो एलिमेंट जो कि गैसेस स्टेट में हो, किसी भी एलिमेंट के एटम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए ये एनर्जी कहलाती है आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक, अब हम इसकी पीरियोडिसिटी देखेंगे कि लेफ्ट से राइट में जाने पे क्या होता है और टॉप से बॉटम में जाने पे क्या होता है। अब आप खुद सोचिए, जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा? ऑफ कोर्स वो बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में अट्रैक्शन भी तो बढ़ रहा है साथ में। जैसे जैसे हम इस तरफ जाएंगे अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो एक भी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए हमें हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जैसे हम यहाँ पे इस तरफ मूव करेंगे हमें एनर्जी लेवल बढ़ाना पड़ेगा, एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब इसी तरह से ग्रुप में देख लीजिए, ऊपर से नीचे की तरफ जब हम मूव करेंगे तो क्या होगा, हमें यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी कम की ज़रूरत पड़ेगी, यानी आयनाइजेशन पोटेंशियल घटता हुआ जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में, कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में शायद आपको बहुत ज़्यादा ना पता हो, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड वो कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं, जहाँ एटम्स होते हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। ठीक, तो वो एटम जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक, जैसे कि हम HCl के केस में देखते हैं, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, यानी क्लोरीन के पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, वहीं हाइड्रोजन के पास नहीं होती है। पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती हुई दिखाई देगी। क्लोरीन इस तरफ पाया जाता है, ना कि इस तरफ पाया जाता है। ठीक, क्लोरीन हैलोजन है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। ठीक, इसी तरीके से जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती हुई नजर आएगी, यानी कि सभी हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, सबसे ज़्यादा होती है, वहीं एल्कली मेटल्स की सबसे लो होती है। अब हम बात करेंगे कि कैसे पता लगाएं कि किसी भी एलिमेंट की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कहाँ होनी चाहिए। सबसे पहले उस एलिमेंट का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जैसे कि सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके देखेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर पाएंगे तो 2, 8 और कितना हुआ 10, और लास्ट ऑटोमोस्ट जो ऑर्बिट होगा वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केवल 1 होगा। ठीक, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, ऐसे करते हैं 2, 8, 8 ऐसे करके करते हैं। मैंने बताया था शेल्स के बारे में, KLMN। सबसे पहली शेल जो होती है K, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 होते हैं। इसके नेक्स्ट जो ऑर्बिट होती है यानी शेल जो होती है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, वो है 8। उसके बाद आता है नंबर 18 का, फिर 32 का, यानी 2, 8, 18, 32 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं सभी शेल में। अब लेकिन इनका भरने का तरीका, इलेक्ट्रॉन्स का शेल में जाने का कुछ लॉ होता है, कुछ रूल्स होते हैं। ठीक, सबसे पहले ये 2
पहले सबसे पहले जो शेल होती है वो क्या होती है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ही रहेंगे, वो पहुंच जाते हैं। ये शेल कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट शेल हुई या ऑर्बिट कहिए। नेक्स्ट ऑर्बिट जो होता है वो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम 8 रहते हैं। ठीक, अब ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या होता है, 18 होते हैं। बट ये ध्यान रखिए, बट ये शेल्स इस तरह से नहीं बढ़ता है। ऑक्टेट नंबर्स जब पूरे होते हैं तब इलेक्ट्रॉन्स आगे और नेक्स्ट ऑर्बिट में मूव करता है। ठीक, यानी 8 8 8 करके ही ऑर्बिट्स भरे जाते हैं। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने करके देखा, 2 8 1 यानी 2 8 टोटल मिला के 10 हुआ, और 1 यानी कि लास्ट जो ऑर्बिट है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बताता है, आपको ग्रुप बताता है। ठीक, यानी कि आप फर्स्ट ग्रुप, इसकी पोजीशन कहाँ हुई, फर्स्ट ग्रुप हो गए। आप फर्स्ट ए की बात कर रहे हैं, यानी कि ठीक, फर्स्ट ग्रुप का ए सब ग्रुप। अब हम ले लेते हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। ठीक, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख करके देख लिए। पहले तो 2 रहेगा, सबसे पहला जो शेल होगा वो 2 होगा। इसके बाद कितना बचा, 5। ये क्या बताता है कि लास्ट यानी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये 5 इलेक्ट्रॉन्स आपको ग्रुप बताता है। ठीक, यानी फिफ्थ ग्रुप और ए सब ग्रुप। इसकी पोजीशन क्या हुई, फिफ्थ ग्रुप और ए सब ग्रुप। और ये जो आपको 2 और 5 2 8 1 आपको नंबर ऑफ ऑर्बिट्स भी बताते हैं। जैसे यहाँ पे 3 नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हो गया और यहाँ पे कितना, 2 नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हो गया। ठीक, तो आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। और अगर आपको कुछ चीज़ें बीच में नहीं समझ में आई हो तो प्लीज़ उसको एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा। हो सकता है कुछ चीज़ें आपने स्किप कर दी हो बीच में, या आपने ना ध्यान दिया हो, तो एक बार फिर से उसको क्लियर कर लीजिएगा, फिर से उसको देख लीजिएगा ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। और उसके बावजूद अगर मैंने कुछ छोड़ दिया हो, कुछ छूट गया हो, तो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको ना ढंग से समझ में आया हो तो इसके लिए मैं एक फिर से वीडियो बना सकती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को उसमें समझा सकती हूँ। और आप कमेंट बॉक्स में बस लिख दीजिएगा, मैं इस पर एक और वीडियो बना दूँगी और इसको अच्छे से डिटेल में समझा दूँगी। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। और मेरे चैनल को अगर आप तक नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।